नमस्कार साथियों, गुरुपथ बायोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 यानी कि बायोलॉजी का 5वां चैप्टर लेकर के आगे। यानी कि इसी को हम बायोलॉजी की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अब बायोलॉजी की रीढ़ की हड्डी इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकतर बच्चों को या अधिकतर विद्यार्थियों को यह चैप्टर बहुत ही कम समझ में आता है। और हाँ, एक बात और, आरबीएसई बोर्ड इसमें से यानी कि राजस्थान जो बोर्ड है अपना, वो इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछती है। और नीट की बात करता हूं तो नीट भी लगभग लगभग 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछती है। आगे बात समझ में। तो यहाँ से ये जो चैप्टर है ना, ये हम कह सकते हैं आरबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? तो देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे डीएनए की सामान्य जानकारी, आनुवांशिक पदार्थ की खोज के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए संचार आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन क्या होता है, अनुलेखन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन जिसको बोलते हैं, आनुवांशिक जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्थानांतरण, जीन अभिव्यक्ति का नियमन पढ़ेंगे, मानव जीनोम परियोजना एचजीपी जिसको बोलते हैं, और लास्ट में पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट। यानी कि सबसे लंबा चैप्टर है और ज्यादा टाइम खाएगा। लेकिन अगर आपको एक ही चीज बोलूंगा मैं, अगर आपको एनसीईआरटी की किताब को याद करना है या इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है, तो मेरे मेरे इस चैप्टर की प्रत्येक क्लास को आराम से देख लेना। आप प्रत्येक क्लास को देख लेना, आपको एनसीईआरटी की किताब समझ में आ जाएगी और आपको ये चैप्टर भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो करते हैं इस चैप्टर का आज पोस्टमार्टम। ठीक है, शुरुआत में देखिए, मेंडल मेंडल के नियम दिए थे। मेंडल के नियमों के प्रतिपादन तक कारक ही वंशागति के लक्षणों का नियंत्रण करते थे। यानी कि जब तक मेंडल ने नियम दिए थे तब तक वैज्ञानिकों को यही पता चला कि वंशागति के लक्षणों का नियंत्रण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? कारकों के द्वारा। लेकिन अपना चैप्टर यह है कि वंशागति का आणविक आधार, यानी कि वंशागति का वह कौन सा अणु है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, आणविक आधार के रूप में काम कर रहा है। तो मेंडल के 100 वर्षों के बाद में आनुवंशिक पदार्थ का पता चला था। अधिकतर जीवों में ये आनुवंशिक पदार्थ कौन सा था? डीएनए था। ये इंपोर्टेंट लाइन नहीं है, कोई दोनों इंपोर्टेंट लाइन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इंपोर्टेंट क्या है, यहां से इंपोर्टेंट शुरू होता है। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? फ्रेडरिक मिस्टर वैज्ञानिक का नाम याद रखोगे। 1869 में कोशिका के केंद्रक में एक संरचना खोजी गई थी और इसी संरचना को नाम दिया था न्यूक्लियन। यानी कि फ्रेडरिक मिस्टर ने 1869 के अंदर कोशिका के केंद्रक में एक संरचना देखी थी, इसको न्यूक्लियन दिया था। क्योंकि केंद्र को हम न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस के अंदर ये संरचना मिलती है, इसलिए इसको नाम दे दिया न्यूक्लियन। बाद में एक वैज्ञानिक आता जिसका नाम है अल्टमान, और अल्टमान ने इसी संरचना को न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था। अब न्यूक्लिक अम्ल क्यों नाम दिया था? क्योंकि ये इसकी जो नेचर थी वो कैसी थी? एसिड बेस्ड, अम्लीय प्रकृति की थी। आगे बात सुनो, तो अम्लीय प्रकृति के आधार पर होने के कारण इसको नाम दे दिया था न्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल होते क्या? एक प्रकार का बहुलक है, और ये कैसा बहुलक है? तो याद रखोगे, विषम बहुलक है। कैसा है? विषम बहुलक है। दूसरी बात, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं। कौन सी श्रृंखलाएं पाई जाती है इसमें? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। ठीक है, अब ये न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होगा डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये मनुष्य में मिलता है अधिकतर। आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये जीवाणु और विषाणुओं के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब देखो, अब ये जो चीज हमने पढ़ी थी पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होती है, इस चीज को समझना। ये बहुलक क्या होते हैं, विषम बहुलक कैसे होते हैं, तो मैं आपको एक एक पैराग्राफ, ये जो अगला पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देख करके जाएगा। इस पैराग्राफ में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलो सबसे पहले देखो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना बनाना, क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना से क्या बनता है? न्यूक्लिक अम्ल बनता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड, पॉली शब्द का अर्थ तो होता है, ऐसे समझ लो कि पॉली शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत सारी श्रृंखलाएं। पॉली शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत सारी श्रृंखलाएं। और वो किसकी बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड की। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या किस है? ये न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी श्रृंखला होती है। तो जैसे न्यूक्लियोटाइड 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 ऐसा करके बहुत सारी श्रृंखला हो गई। आगे बात समझ में, यानी कि बहुत सारी एकलक इकाइयां हो गई। हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी एकलक, एक जैसे एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसके साथ में जुड़ा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना बनाते हैं। पहला पॉइंट तो ये याद रखोगे। दूसरा, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये किससे मिलकर बना होता है? ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो इसमें मिलेगा न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा इसके अंदर मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप कौन सा मिलेगा? H3PO4, ये तो पाया जाता है इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप, यानी। और दूसरा क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप दोनों जुड़ करके एक संरचना बनाते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब दिक्कत ये आती है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड भी 2 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। एक तो इसमें मिलेगी पेंटोज शर्करा,
यानी कि पेंटोज शर्करा मिलेगी, और दूसरा इसके अंदर मिलेगा नाइट्रोजनी सार। यानी कि नाइट्रोजनी सार और पेंटोज शर्करा आपस में जुड़ जाते हैं तो ये एक संरचना बनाते हैं जिसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और इसी न्यूक्लियोसाइड संरचना के साथ में अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है, तब जाकर के एक संरचना बनती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। आगे बात समझ में इतना। जो पेंटोज शर्करा होती है ये दो प्रकार की होती है, देखो एक तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा और दूसरी होती है राइबोज शर्करा। इन दोनों के अंदर देखो, इनके अंदर क्या होगा, 5 कार्बन वाली शर्करा, 5 कार्बन वाली हमें एक श्रृंखला मिलेगी। इसमें भी क्या, 5 कार्बन वाली श्रृंखला मिलेगी। जैसे ये 5 कार्बन की एक श्रृंखला हो गई, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी 5 कार्बन की श्रृंखला। यहाँ पर भी ये 5 कार्बन की श्रृंखला, सेम श्रृंखला है। देखो इस श्रृंखला के अंतर्गत देखना आपको कि ये इसका 1 नंबर का कार्बन हो गया, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का और ये 5 नंबर का, ये 5 कार्बन हो गए। अब इसमें क्या होता है, इस श्रृंखला में ये जो 2 नंबर का कार्बन है, यानी कि राइबोज शर्करा हो या डीऑक्सीराइबोज शर्करा, इन दोनों के 2 नंबर जो कार्बन श्रृंखला है इस पर, यानी कि डीऑक्सीराइबोज श्रृंखला में तो क्या मिलेगा, हमें हाइड्रोजन समूह मिलेगा। जबकि राइबोज शर्करा के अंदर क्या मिलेगा, हमें हाइड्रोक्सिल समूह मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सिल समूह। बस यही अंतर है इन दोनों के अंदर कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा में 2 नंबर के कार्बन पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन समूह, जबकि राइबोज शर्करा पर क्या मिलता है, OH समूह मिलेगा। बाकी शर्करा में कोई चेंज नहीं है, बाकी सेम टू सेम संरचना है। आगे बात समझते हैं। अब देखो नंबरिंग याद रखोगे, नंबरिंग यहां से करते हैं, 1 नंबर दिया इसको, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया, इसको 4 नंबर दे दिया, इसको 5 नंबर दे दिया। अब ये जो 1 नंबर का बंद होता है ना, इस 1 नंबर के कार्बन से हमेशा कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजनी सार जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजनी सार। तो ये पेंटोज शर्करा होगी और ये नाइट्रोजनी सार होगी। ये दोनों जब संरचना बनती है तब इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। आगे बात समझ। अब इसके 5वें कार्बन पर, ये 5वां कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस 5वें कार्बन पर कौन जुड़ता है, फॉस्फेट समूह जुड़ता है। अब देखो यहां पर 5वें कार्बन पर फॉस्फेट समूह जुड़ गया, पहले कार्बन पर कौन जुड़ गया, नाइट्रोजनी सार जुड़ गया। इस प्रकार ये संरचना बनती है, इस संरचना को हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। आगे बात समझ। ठीक है। अब देखो नाइट्रोजनी सार फिर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन और दूसरा होता है pyrimidine। प्यूरिन जो होता है वो एडेनिन और गवानिन 2 होते हैं, और pyrimidine जो होते हैं वो साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन होते हैं, 3 होते हैं। प्यूरिन 2 ही होते हैं, एडेनिन और गवानिन। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा। pyrimidine, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये 3 होते हैं। ठीक है। अब देखो मैंने अभी बताया था कि ये संरचना कैसे बनती है, जैसे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनती है, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनती है। देखो ये तो है पेंटोज शर्करा, इसके साथ में ये नाइट्रोजनी सार जुड़ा हुआ और इधर ये फास्फोरस जुड़ गया। आगे बात समझ, 5वें कार्बन पर फास्फोरस है और पहले कार्बन पर नाइट्रोजनी सार। अब ये पूरी की पूरी एक संरचना जो बन गई, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गई। इस प्रकार की बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड मिलकर के न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करती है। अब कुछ पॉइंट यहां से ध्यान रखोगे, देखो नाइट्रोजनी सार और इस पेंटोज शर्करा के बीच में एक बंध पाया जाता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। दूसरा, ये पेंटोज शर्करा और इसके बीच में ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया, यानी कि ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया और इसके बीच में जो बंध मिलेगा उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बंध। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात समझ, ये 2 प्रश्न यहां से फिर आगे। आगे बात समझ, अगर प्रश्न पूछा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बंध किन किन के मध्य मिलेगा, तो फॉस्फेट ग्रुप, ये रहा फॉस्फेट ग्रुप, और पेंटोज शर्करा, ये रहा पेंटोज शर्करा। इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। दूसरा, अगर पूछ लिया जाएगा कि ग्लाइकोसिडिक बंध किन किन के मध्य पाया जाता है, तो देखो ये नाइट्रोजनी सार और ये पेंटोज शर्करा, इन दोनों के बीच में कौन सा बंध मिलेगा, ग्लाइकोसिडिक बंध। नाइट्रोजनी सार और पेंटोज शर्करा के बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध मिलेगा। ठीक है। आगे बात, ये क्वेश्चन 2024 बोर्ड में पूछा गया है। प्रश्न देखो, डीएनए में न्यूक्लियोसाइड, देखो देखो प्रश्न देखना, न्यूक्लियोसाइड व फॉस्फेट ग्रुप के बीच में उपस्थित बंध का नाम बताए। अब न्यूक्लियोसाइड कौन सी है, दिक्कत ये आ गई कि यहाँ पर तो न्यूक्लियोसाइड, आप सर आप तो बता रहे हो कि ये तो पेंटोज शर्करा है, तो बेटा पेंटोज शर्करा के साथ में अगर नाइट्रोजनी साथ जुड़ जाए तो ये जो संरचना बनती है इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। जैसे ये देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियोसाइड संरचना हो गई। अगर इसके साथ में हम पेंटोज शर्करा को, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दें, तब ये जो संरचना बनेगी, तब जाकर के इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। अब प्रश्न क्या पूछा, इसके और इस फॉस्फेट समूह के, इन दोनों के बीच में ये वाला बंध कौन सा है, देख देखिए। तो प्रश्न क्या पूछा है कि इस पेंटोज शर्करा, सॉरी इस न्यूक्लियोसाइड और इस फॉस्फेट ग्रुप के बीच में कौन सा बंध मिल रहा है, तो कौन सा मिल रहा है भाई, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। ये 2024 का क्वेश्चन है। आगे बात समझे। अब देखो एक प्रश्न फिर पूछा गया, अभी 2023 में भी पूछा गया, न्यूक्लियोसाइड के घटकों के नाम लिखो। न्यूक्लियोसाइड के घटक का मतलब हो गया न्यूक्लियोसाइड किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो मैंने कहा था न्यूक्लियोसाइड 2 चीजों से मिलकर बना, एक तो पेंटोज शर्करा और एक नाइट्रोजनी सार। तो ये इसके क्या हो गए, न्यूक्लियोसाइड के घटक। अब एक प्रश्न और है
ये भी अभी पूछा गया था, डीएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं? तो एडेनिन मिलेगा, गवानीन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा और थाइमिन मिलेगा। जबकि आरएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं? एडेनिन मिलेगा, गवानीन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा और यूरेसिल मिलेगा। यानी कि यहाँ पर थाइमिन मिलता है डीएनए में, जबकि आरएनए में इस थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। इतना अंतर याद रखो। एक पर्सन और याद रखोगे, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ में जुड़ा होता है, यानी कि जो प्यूरिन होता है, ये प्यूरिन ये हमेशा पिरिमिडिन के साथ में बंध बनाते हैं। तो जैसे एडेनिन जो होगा वो इस थाइमिन के साथ में बंध बनाता है और इसके मध्य 2 हाइड्रोजन बंध मिलते हैं। जबकि गवानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ में बंध बनाता है और इसके इन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखोगे। चलो अब देखो पढ़ते हैं एक बार। शर्करा व फॉस्फेट समूह के मध्य, देखो शर्करा यानी पेंटो शर्करा और फॉस्फेट समूह के मध्य फॉस्फोएस्टर बंध तथा शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। ये मैंने पढ़ा दिया था। नाइट्रोजनी क्षार शर्करा के पहले कार्बन पर तथा फॉस्फेट ग्रुप शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़े होते हैं। इस प्रकार बनी संरचना क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। आगे बात समझ में? अब देखो आरएनए के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं। पहली बात तो आपको आरएनए के अंदर क्या क्या मिलता है। आरएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार मिलते हैं? तो एडेनिन मिलेगा, गवानिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा। ये अगर इनके साथ में राइबोज शर्करा यानी कि राइबोज पेंटोज शर्करा जो है वो राइबोज वाली शर्करा ये जुड़ती है, जैसे एडेनिन के साथ में राइबोज शर्करा जुड़ेगी तो क्या बनेगा? एक न्यूक्लियोसाइड बनेगा। उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है? एडिनोसिन। क्या नाम है? एडिनोसिन। अब इस एडिनोसिन के साथ में कौन किसको जोड़ दिया? फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया। फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया तो क्या बनेगी? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और उस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या हो जाएगा? एडिनिलिक अम्ल। आगे बात समझ में? नहीं समझ में आया तो देखो ध्यान से सुनो। मान लो कि ये एडेनिन है, ये कौन है? एडेनिन। अब ये एडेनिन, ये मान लो कि राइबोज शर्करा है। अब इस राइबोज शर्करा के साथ में यहाँ पर जुड़ गया एडेनिन। एडेनिन जुड़ गया तो ये एक संरचना बनी। इस संरचना का नाम है एडिनोसिन। क्या नाम है? एडिनोसिन। अब इसके साथ में किस कौन जुड़ गया? पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। सॉरी, पेंटोज नहीं, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। तो अब ये जो संरचना बन गई, इस संरचना ये कौन सी होगी? न्यूक्लियोटाइड होगी। अब इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है? एडिनिलिक अम्ल। क्या नाम है? एडिनिलिक अम्ल। इसी प्रकार गवानिन है। गवानिन के साथ में क्या जुड़ा? आरएस, यानी कि आरएस का मतलब हो गया राइबो शर्करा। तो क्या बनेगी? गवानोसिन। न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में पेंटो शर्करा को जोड़ तो क्या बनेगा? गवानिलिक अम्ल बन जाएगा। इसी प्रकार साइटोसिन, साइटोसिन के साथ में राइबो शर्करा जोड़ो, साइटिडीन बना। पेंटोज ग्रुप जोड़ दिया इसके साथ में तो साइटोडिलिक अम्ल बन गया। यूरेसिल के साथ में राइबो शर्करा जोड़ो, यूरिडीन बना। और इसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप है, सॉरी पेंटो शर्करा नहीं, फॉस्फेट ग्रुप, तो यूरिडिलिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यूरिडिलिक अम्ल बन जाएगा। अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है, देखो एक चीज ध्यान रखना, न्यूक्लियोटाइड की पहचान करने का एक ही सीधा सीधा फॉर्मूला है कि न्यूक्लियोटाइड के पीछे हमेशा अम्ल जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? अम्ल जुड़ा होगा। और जबकि साइड का न्यूक्लियोसाइड की पहचान करना है तो पीछे ईन जुड़ा होगा। देखो ईन, इनके सबके पीछे ईन जुड़ा, ईन है, ईन। तो देखो एडिनोसिन, गवानोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन, ये पॉइंट आप याद रखोगे। ठीक है, चलो अब देखो, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में तीसरे व पांचवें कार्बन से फास्फोडाई एस्टर बंध द्वारा जुड़कर के डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ध्यान से सुनोगे, दो न्यूक्लियोटाइड। अब दो न्यूक्लियोटाइड मान लो कि एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गई, इसके साथ में ये नाइट्रोजन क्षार जोड़ देता हूं मैं, और ये फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया। अब दूसरी न्यूक्लियोटाइड संरचना ये हो गई, ठीक है, इसके साथ में भी नाइट्रोजन क्षार जोड़ दिया, यहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया। अब क्या है कि ये जो पहला जो कार्बन है, पहली जो पेंटोज शर्करा है, ये पहला जो न्यूक्लियोटाइड है, इसका तीसरा कार्बन ये होगा। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कार्बन ये हो गया। ये तीसरा कार्बन फिर इससे बंध बनाएगा। ये देखो आप, ठीक है, ये देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड संरचना है, यह दूसरी न्यूक्लियोटाइड संरचना है, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। ये पांच मैंने न्यूक्लियोटाइड संरचना बनाई है। कितनी बनाई है? पांच संरचना। अब इसका पहला कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और पांचवें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये देखो तीसरा ग्रुप, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड संरचना ये होगी, दूसरी न्यूक्लियोटाइड संरचना ये होगी। अब ये जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड संरचना में ये जो फॉस्फेट ग्रुप जो पांचवें कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये पहली न्यूक्लियोटाइड से तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार ये डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। आगे बात समझ, और इसको बोलते हैं हम फॉस्फोडाई एस्टर बंध। ये भी एस्टर बंध है, ये भी एस्टर बंध है, इसलिए इसको बोल देंगे फॉस्फोडाई एस्टर बंध। आगे बात समझ में, ये है नॉर्मल चीज आपको।
अब देखो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से होते हैं, सीधा सा सिंपल सा, वहां पर अगर आरएनए के समझ में आ गई तो डीएनए के समझ में आएगी। एडेनिन, अब देखो नाइट्रोजन सार डीएनए में कौन कौन से मिलेंगे, एडेनिन मिलेगा, गवानिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, थाइमिन मिलेगा। एक चीज और मैं बताना भूल गया था, देखो थाइमिन का दूसरा, थाइमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल मिलता है, मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन थाइमिन का दूसरा नाम क्या, 5 मेथिल यूरेसिल है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो प्रश्न नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकते हैं, तो याद रखोगे थाइमिन का दूसरा नाम क्या, 5 मेथिल यूरेसिल। ठीक है, अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पड़ा हुआ। अब देखो ये मैंने बता दिया डीएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजनी सार पाए जाते हैं। अब डीएनए के अंदर जो शर्करा मिलेगी उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो एडेनिन के साथ में अगर डीऑक्सीराइबोज शर्करा जोड़ देते तो ये जुड़ेगी, तो ये एक संरचना बनाएगी जिसका नाम है न्यूक्लियोसाइड, और इस न्यूक्लियोसाइड का नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। आगे बात समझ, अगर इसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा तब बनेगा न्यूक्लियोटाइड, और इस न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। इसी प्रकार गवानिन के साथ में, गवानिन को पेंटोस शर्करा के साथ में जोड़ा जाता है तब बनेगा डीऑक्सी गवानोसिन, और इसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया तब बन जाएगा गवानिलिक अम्ल। इसी प्रकार साइटोसिन के साथ में जोड़ेंगे तो साइटिडिन, साइटिडिलिक अम्ल, और इसी प्रकार थाइमिन के साथ में जोड़ेंगे तो थाइमिडिन और थाइमिडिलिक अम्ल। बारे 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 बारे, हाँ, थाइमिडिलिक अम्ल बन जाएगा। आगे बात समझे तो ये ध्यान रखोगे, ठीक है। अब एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपको बाद में समझ में आएंगे ये दोनों, कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड शर्करा के राइबो शर्करा के 5 किनारे पर स्वतंत्र फॉस्फेट समूह मिलता है, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड शर्करा का 5 किनारा कहते हैं। इसी शर्करा के दूसरे किनारे पर शर्करा मुक्त किनारे पर शर्करा मुक्त 3 हाइड्रोक्सिल समूह मिलता है, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड शर्करा का तीसरा किनारा कहते हैं। ये दोनों आपको बाद में समझ में आएंगे। क्यों समझ में आएंगे, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, जब मैं आपको डबल हेलिक्स मॉडल बताऊंगा ना तब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो ये मैंने कहा था ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा, आता है। मैंने वो एक ही पैराग्राफ बता दिया था, इस पैराग्राफ से कम 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आएंगे, और यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए आपके, ठीक है ना। चलो देखो कौन कौन से क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से पूछे गए, आप बताना मेरे को। प्रश्न देखो, कौन सा नाइट्रोजनी सार डीएनए व आरएनए दोनों में पाया जाता है। देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा डीएनए और आरएनए में कौन कौन सा पाया जाता है, तो पहले बात तो डीएनए में कौन कौन से मिलते हैं, ए जी सी टी, ये 4 यहाँ पर मिलते हैं। आरएनए में कौन कौन मिलते हैं, ए जी सी और यू मिलता है। तो यहाँ पर देखो यू का मतलब यूरेसिल, ये तो आरएनए में मिलता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। थाइमिन जो है वो किस में मिलता है, डीएनए के अंदर मिलता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये आरएनए में नहीं पाया जाता। साइटोसिन, इन 2% का सही आंसर क्या हो जाएगा, साइटोसिन, क्या हो जाएगा, साइटोसिन, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट पर्सन देखो, द्विकोणीय डीएनए में एडेनिन सार जिस सार से जुड़ता है तो हमेशा एडेनिन किसके साथ में जुड़ता है, थाइमिन के साथ में जुड़ता है, तो थाइमिन का है 11 ऑप्शन के अंदर। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट देखो, डीएनए में गवानिन नाइट्रोजनी सार कौन से नाइट्रोजनी सार के साथ में जुड़ता है, युग्मित होता है, तो ये किसके साथ में होगा, गवानिन जो होता है वो किसके साथ में, साइटोसिन के साथ में जुड़ता है, तो साइटोसिन आ जाएगा, ठीक है। फिर प्रश्न है, गवानिन नाइट्रोजनी सार जिस नाइट्रोजनी सार के साथ में जुड़ता है, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया, 25 में भी पूछा गया। तो नाइट्रोजनी सार गवानिन किसके साथ में जुड़ेगा, तो अभी मैंने बताया था साइटोसिन। सीधा सीधा याद रख लो भाई, ए किसके साथ में जुड़ेगा, टी के साथ में, और जी किसके साथ में जुड़ेगा, जी जो होता है वो थाइमिन के साइटोसिन के साथ में जुड़ता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना काफी है, चलो।